नमस्कार, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी के महा रिवीजन सीरीज़ में। मेरा नाम है युगल किशोर और हम कर रहे हैं सामान्य विज्ञान परीक्षा के विभिन्न एमसीक्यूज़ की तैयारी। मैं आप लोगों को 500 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो आते रहे हैं और जिनके आने की संभावना है, उनको मैं रिपीट करा रहा हूँ। आज हम जो देखने वाले हैं, ये होने वाला है 2017 और 2018 इन 2 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। ये इस एमसीक्यू सीरीज़ का चौथा दिन है और आज की परीक्षा में आज के इस सीरीज़ के अंदर हम जो यूज़ करने वाले हैं उस सीरीज़ को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ जो यूट्यूब चैनल के अंदर सामान्य अध्ययन के विभिन्न विषय, भारत का इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था, विश्व भूगोल और भारत के भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान और भारतीय अर्थव्यवस्था, इन 6 टॉपिक को एक साथ समन्वित करके सामान्य अध्ययन की एक सीरीज चलाई जा रही है जो सीधे आज़ाद सर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग आज़ाद सर के साथ डेली शाम को 5 बजे इस लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये लेक्चर आप लोगों को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही फ्री में अवेलेबल है सभी के लिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जितने महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, उन सभी टॉपिक्स का समावेश इस सामान्य अध्ययन की सीरीज में किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत नया इनिशिएटिव है। ऐसा आज तक पूरी सीजीपीएससी के हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया है। ये पहली बार है कि आपको समन्वित रूप से सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको इस पूरे सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कवर कर जाएंगे पेपर के आखिरी दिन तक। ये चलने वाला है पूरा 30-31 जनवरी तक। तो 31 जनवरी तक आप सोचिए कि आपको कितने सारे टॉपिक होंगे। हमारा टारगेट है लगभग आपको 540 डिफरेंट टॉपिक के डिफरेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट टॉपिक से पूछे जाते हैं, उन 540 टॉपिक के बारे में अवेयर करना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सामान्य अध्ययन की जो सीरीज़ है उसको देखें और अपने आप को परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार करें और आगे बढ़ते रहें। इसके साथ साथ जो लोग 2024 सीजीपीएससी प्री मेंस और इंटरव्यू की एक समन्वित तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे सीजीपीएससी आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी के जो प्लेटफॉर्म है उसके एप्लीकेशन के अंदर ब्रह्मास्त्र बैच भी लाइव हो चुका है। यहाँ पर भी आप लोगों को सभी विषयों की जो तैयारी है वो लाइव और रिकॉर्डेड सेशन के रूप में आपको मिलती है। ठीक है ना। आपको सभी मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको उत्तर लेखन की पूरी शैली जो स्वयं आज़ाद सर के गाइडेंस में आपको देखने को मिलेगा, ये भी चीज़ आप लोग अवेल कर सकते हैं। और अभी 31 दिसंबर 2023 31 दिसंबर 2023 तक से हम अपने आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन के 25 दिसंबर 2023 को 8वां वर्षगांठ के रूप में हम मना रहे हैं। और इस वीक में 31 दिसंबर 2023 के पहले आप यदि परचेस करते हैं तो आपको सभी कोर्सेस में, चाहे आप आज़ाद सीजीपीएससी के किसी भी कोर्स को खरीदना चाहें, आपको प्रत्येक कोर्स पर सीधे सीधे 30% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सीधे सीधे हमारे इस मोबाइल नंबर से कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जो कि है आपके 2017 और 2018 की पीएससी में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यू फॉर्मेट में आप लोगों के सामने हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। कौन सा प्लांट है जो नाइट्रोजन को अपने अंदर एक्यूमुलेट नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी सेम, ऑप्शन डी धान और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा पौधा है जो नाइट्रोजन को स्थिर नहीं कर पाता, जो नाइट्रोजन नहीं रोक पाता। आप लोगों को मैं इसका एक मतलब कि जनरल कंसेप्ट में बताता हूँ कि जो नाइट्रोजन है, जिन भी पौधों के फलों में गांठ आपको देखने को मिलती है, गांठ बोलते हैं हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, है ना। तो गांठ होता है या फिर हम इसे गठान भी बोलते हैं हमारी भाषा में। तो गठान जिसमें देखने को मिलता है
उस पौधे के उसके जो पौधे हैं उसके फल में आप लोगों को नाइट्रोजन की मात्रा अवश्य देखने को मिलेगी। मतलब जिनमें गांठ होता है या गठान वाले जो पौधे या फल होते हैं, उनमें आपको नाइट्रोजन अवश्य देखने को मिलेगा। तो आप इसमें से एक अनुमान लगाएं कि आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से आपको कौन सा ऐसा पौधा है, कौन सा ऐसा फल है जो आपको गठान वाला नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चने में आपको कुछ इस तरीके से ये चना का शेप रहता है, तो यहाँ पर आपको एक गठान देखने को मिलता है। मटर भी कुछ इसी तरीके से होता है जिसमें आपको गठान देखने को मिलता है। सेम तो स्पष्ट रूप से गठान से बना हुआ पौधा है, उसका बीज जो होता है आप देखे होंगे। लेकिन अगर आप धान को देखेंगे तो धान सीधी सीधी जो धान के अंदर चावल होता है, जिनको पता नहीं होगा उनको बता दे रहा हूँ, चावल यहाँ अंदर होता है और इसमें कोई गठान नहीं होता है। चावल आप लोग देखे होंगे, चावल पूरा का पूरा साबुत होता है, उसमें गठान नहीं होता है। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर जो है वो उत्तर है ऑप्शन डी, धान। धान का पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। इस धान के पौधे से एक प्रश्न आपको और पूछा जाता है, वो प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखना है कि धान के खेतों में प्रायः कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, ठीक है ना। तो उसका आंसर है, धान के खेतों से आप लोगों को देखने को मिलता है कि मीथेन गैस जो है, मीथेन CH4, मीथेन गैस जो है वो आप लोगों को धान के खेतों से उत्सर्जन के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, समझ आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है आप लोगों को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण में जाने से पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पूरे उर्वरक का टॉपिक मैंने लिख रखा था, तो ये उर्वरक वाला टॉपिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आपको जो प्रश्न आया है ये नाइट्रोजन से आया है। नाइट्रोजन आपका पौधे का स्थिरीकरण का टॉपिक है ना। ये उर्वरक वाले टॉपिक से रिलेटेड है। अब उर्वरक वाला टॉपिक है तो उर्वरक के बारे में पूरी चीज़ें जान लो। उर्वरक आप लोगों का दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका स्थूल, जिसे हम बोलते हैं मैक्रो, और एक होता है सूक्ष्म, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दो तरीके आपको पोषक तत्व देखने को मिलते हैं, और उर्वरक भी इन्हीं दोनों फॉर्मेट में होता है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उसके अंतर्गत क्या क्या होता है, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है फास्फोरस, एक होता है पोटेशियम, एक होता है कैल्शियम, एक होता है मैग्नीशियम, और एक होता है सल्फर। ये मैक्रो है, ये स्थूल है ना। और एक होता है माइक्रो, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में क्या चीज़ होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व में हम किसको कंसिडर करते हैं? एक होता है बोरॉन, एक होता है क्लोरीन, एक होता है कॉपर, एक होता है फेरियम मतलब आयरन, एक होता है मैग्नीज, एक होता है मॉलिबेंडेनम, और एक होता है जस्ता या फिर टीन जिसे आप कहते हैं, राइट। तो उर्वरक के ये पोर्शन आप लोगों को पूछा जाता है। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आप लोगों को आने वाले PSC में ये और देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट पूछा जाता है, वो कंसेप्ट है इनकी डेफिशिएंसी से या फिर इनके होने से क्या फ़ायदा होता है। तो अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन की कमी से आप लोगों को देखने को मिलता है जो पौधे के पत्ते होते हैं, जो लीफ होता है वो येलो होता है ना। येलो होना शुरू हो जाता है, मतलब पीला होना शुरू हो जाता है। और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है, पौधे की वृद्धि और विकास में भी ये सहायक होता है। अगर ये नहीं है तो ये सहायता, तो ये नहीं बढ़ पाएगा, पौधा नहीं बढ़ पाता है ना। नाइट्रोजन जो है वो पौधों के अंदर नाइट्रेट के फॉर्म में रहता है, नाइट्रेट के फॉर्म में उनको मिलता है। आपको ऐसा लगे कि नाइट्रोजन डायरेक्ट हवा से मिल जा रहा है, नहीं, हम नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में पौधे को प्रोवाइड करते हैं। नाइट्रेट N2 और O2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बनता है, और नाइट्रोजन हम उनको देते हैं यूरिया, DAP या फिर और किसी माध्यम से, और ऑक्सीजन उनको पानी या फिर वायु से मिलता है, ठीक है ना। पौधे के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक जो चीज़ है वो है नाइट्रोजन। इसके बाद आपको दूसरी आवश्यक चीज़ देखने को मिलती है, वो है फास्फोरस। फास्फोरस क्या काम करता है? फास्फोरस जो जड़ों की वृद्धि में कार्य करता है, फास्फोरस जड़ों को ग्रोथ देने का कार्य करता है, और ये फास्फोरस पौधों को फॉस्फेट आयन के रूप में मिलता है, फॉस्फेट आयन के रूप में मिलता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम आपके स्टोमेटा जो होता है, पौधों की जो वो होती हैं, रंध्र होते हैं, पौधों के जो पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, उन रंध्र में
स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा के खुलने और बंद होने, ओपन और क्लोज को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? वो ओपन और क्लोज को संचालित करने का कार्य किसके माध्यम से होता है? पोटेशियम के माध्यम से होता है। ठीक है ना? NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, ये 3 चीज़। और अब आपको बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन के सोर्स क्या क्या हैं। नाइट्रोजन के सोर्स आप लोगों को मैंने जैसे लिख के रखा है कि 2 चीज़ है, एक है यूरिया, एक है DAP। और होता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं बहुत ही अल्पज्ञ व्यक्ति हूँ, मुझे जितना पता होता है मैं उतना बताता हूँ। ठीक है ना? और कई लोग मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, उनको उनका ज्ञान मुबारक हो। बाकी जितना मैं लिखा हूँ, मुझे परीक्षा के दृष्टिकोण से ही सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो मैं उतना ही बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन के सोर्स क्या होते हैं? एक होता है यूरिया, एक होता है DAP। ये दोनों आपके प्रचलित नाम हैं जो आप लोगों ने सुने हुए हैं, जो लोग गाँवों में रहते हैं। शहरों में रहने वालों को मैं नहीं जानता हूँ, है ना? तो यूरिया और DAP। यूरिया का जो कार्बनिक नाम है, जो केमिकल नेम है, वो है, रासायनिक नाम जो है वो है कार्बामाइड। और DAP का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है, जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? CONH2 ट्वाइस। ठीक है, CONH2 ट्वाइस, ये चीज़ है यूरिया का रासायनिक सूत्र। और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है यदि पूछा जाता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46.7% होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं DAP के बारे में। DAP का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है NH4 ट्वाइस HPO4। ठीक है ना? NH4 ट्वाइस HPO4 आज तक पूछा नहीं है, पूछेगा तो पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर के अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें फॉस्फेट जो होता है वो 46 से 53% तक पाया जाता है, और जो नाइट्रोजन जो होता है वो 18 से 21% तक पाया जाता है। ठीक है, ये आपके पूरे उर्वरक से जितनी भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इस एक स्लाइड में रख दिए हैं। आपको इस स्लाइड को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और प्लीज़ अगर हो सके तो इस स्लाइड को आप अपने टेबल के सामने लगा लीजिए। इससे क्वेश्चन यदि आता है तो आपसे छूटेगा नहीं, इससे बाहर इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेरी जानकारी में अभी तक के अनुभव से मैं बता रहा हूँ। अगर PSC वाले पूछना चाहें तो और इसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑप्शन A, सौर ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित होती है। B, सौर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। C, सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और D, प्रकाश ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन E, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो मुझे इंग्लिश से हिंदी आता है, हिंदी से इंग्लिश आता है, वो मैं बता देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है ना? ऑप्शन A लिखता है कि जो सोलार एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होता है? हीट में, उष्मा में कन्वर्ट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है ना? जो सोलार एनर्जी है, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? सोलार एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है जो सोलार एनर्जी है वो स्टैटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। और फोर्थ ऑप्शन बोलता है सोलार एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, है ना, किस में चेंज हो रहा है? यांत्रिक ऊर्जा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी, ये समझ लो, में परिवर्तित हो रहा है। क्या होता है ऑप्शन? मुझे जहाँ तक साइंस का ज्ञान है, या फिर मैंने जब तक इस क्वेश्चन को देखा था, तो इसका आंसर था कि जो सोलार एनर्जी है, सौर ऊर्जा जो है, वो किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। किस में? केमिकल एनर्जी। सौर ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। ये क्या होता है? ये एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हिंदी वाले क्या बोलेंगे? अपचयन उपचयन का प्रोसेस है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस है। इसी को आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अपन क्या बोलते हैं? रेडॉक्स भी बोलते हैं। तो ये वो उस टाइप का प्रोसेस है।
और इस पूरी प्रक्रिया में जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज होता है। चूँकि ये प्रश्न आया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट क्या क्या होता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट होता है क्या क्या, सबसे पहले होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज बनता है जो पौधों को मिलता है। दूसरा बनता है जल, मतलब वाटर, है ना। और तीसरा होता है ऑक्सीजन। CO2 फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं होता है, याद रखेंगे, क्योंकि एक बार पेपर में ये पूछा जा चुका है। सो बी केयरफुल, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उत्पाद पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, और ऑप्शन आपको देख के मारना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में लिखा है अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अम्ल वर्षा को हम सामान्य भाषा में एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। सामान्य भाषा में नहीं, अंग्रेजी वालों की भाषा में हम एसिड रेन कहते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि एसिड रेन में कौन सा एसिड होता है, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। आंसर इट। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखा करो, हर क्वेश्चन के नंबर के साथ आप अपना कमेंट सेक्शन में आंसर लिखा करो, और एट द एंड ऑफ क्वेश्चन सेशन आप ये मिलाया करो कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही लिखे। इट शोज कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। और नहीं तो फिर अपने पेपर में भी लिखते रहे करो, पेपर में लिखोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। 2x की स्पीड में लगाओ और जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा मार्किंग करो, और लास्ट में लिख के, लास्ट में ना उसको कम से कम ये बता देना कि सर मेरे 10 क्वेश्चन सही हुए, मेरे 8 क्वेश्चन सही हुए। तो इससे समझ ये आ जाता है कि आपकी तैयारी का स्तर कहाँ पर है, ठीक है। तो देखो, इसमें जो अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, इसका जो आंसर है वो है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। नाइट्रिक अम्ल को आप लोग एक और नाम ऐसे देखे होंगे, जो साइंस वाले होंगे वो जानते होंगे, HNO3। ये वाला जो अम्ल है ये किस में होता है, अम्ल वर्षा में होता है। फिर बोलेंगे सर सल्फ्यूरिक एसिड भी तो होता है, हाँ भाई वो भी होता है। तो ऑप्शन में चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है तो इनमें से कोई नहीं मारना है। नाइट्रिक अम्ल भी होता है, और इसके साथ साथ एक और अम्ल होता है H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, तो दोनों होता है। अम्ल वर्षा में इन दोनों की उपस्थिति पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी उर्वरक, ऑप्शन डी फेरोमैग्नीज, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। उद्योग को इंग्लिश में बोलते हैं भैया इंडस्ट्री, चूना पत्थर को बोलते हैं लाइमस्टोन, कच्चा माल को बोलते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है, और क्या बोलते हैं, उपयोग तो उपयोग होता है। तो निम्न में से कौन सी इंडस्ट्री लाइमस्टोन को अपने रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करती है। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम बोलते हैं, सीमेंट को सीमेंट बोलते हैं, उर्वरक को फर्टिलाइज़र बोलते हैं, और फेरोमैग्नीज को फेरोमैग्नीज बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ, पिछले वाले उसमें ना किसी ने कमेंट किया था कि बायलिंगुअल होना चाहिए, तो मैं लिख तो नहीं सकता हूँ क्योंकि ये पूरा लिख के मुझे मिलता है, तो मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। तो इसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं, ठीक है ना, इसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं उर्वरक को। डन। अब देखो, जो चूना पत्थर है वो किसके रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। तो जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो है ये किससे निकलता है, आपको पता है, आप छत्तीसगढ़ का जो ज्योग्राफी ये पढ़ते हैं या फिर भारत की ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, तो एल्यूमिनियम हमारे उत्तर छत्तीसगढ़ में मिलता है। उत्तर छत्तीसगढ़ में मिलता है, और उत्तर छत्तीसगढ़ में आपको एक बड़ी इंडस्ट्री देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है जी, बालको। बालको कहाँ है, कोरबा में, बालको है ना, भारत एल्यूमिनियम, और ये एल का पता नहीं, सॉरी ये एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऐसा है ना। तो ये बालको है। एल्यूमिनियम को ऊपर में लगाए हैं प्लांट अपन कोरबा में, क्यों लगाए हैं,
क्योंकि एल्यूमिनियम कहाँ मिलता है, ऊपर मिलता है। एल्यूमिनियम का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, एल्यूमिनियम के रॉ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बॉक्साइट, बॉक्साइट बोलते हैं। जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर का जो रॉ मटेरियल है वो क्या कहलाता है, सीमेंट। लाइमस्टोन का जो वो है, लाइमस्टोन का जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, सीमेंट। सीमेंट किससे बनता है, लाइमस्टोन से बनता है। ये है फर्टिलाइज़र, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनता है। फेरोमैग्नीज, फेरोमैग्नीज से मैग्नीज निकलता है। क्या निकलता है जी, मैग्नीज। मैग्नीज का फॉर्मूला Mn होता है। ठीक है, ये हो गया। बढ़ते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ, तो आंसर हुआ इसका बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है। आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होना जरूरी है। भारतीय को बोलते हैं इंडियन, सुदूर को बोलते हैं रिमोट, संवेदन को बोलते हैं सेंसिंग, और संस्थान को बोलते हैं क्या, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। ये वाली चीज़ जो सैटेलाइट वाली जो चीज़ है, ये पूरी इंग्लिश की इंग्लिश याद होती है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मतलब मैं खुद भी प्रेफर करता हूँ, और ऐसा वाला इंग्लिश मेरे को भी समझ आता है। इसका मतलब स्पेस वाली चीज़ों में इंग्लिश मेरे को भी प्रेफर होता है। बाकी इसके हिंदी को अगर मैं पढ़ने जाऊँ तो भारतीय सुदूर संवेदन स्थित है, ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी देहरादून, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग भी कर सकते हैं, IIRS। IIRS कहाँ पे है बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बहुत डाउट में करेगा, तो मैं ना आप लोगों को इसके आंसर के एक्सप्लेनेशन के लिए पूरा का पूरा मैप लेके आया हूँ, और वो मैप अभी रखा नहीं है इसमें। ठीक है ना, मैप को भी मैं देखता हूँ कहाँ पे रखा है। ये मैप आ गया इधर, रुको हम स्लाइड को आगे पीछे करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ के आगे जाएंगे और स्लाइड को देख के आएंगे। ठीक है ना, तो देखो इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग आपका कहाँ पे है, देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून में है, IIRS। ठीक, अब बाकी सारे इंस्टीट्यूशन आपको याद रखने हैं, वो मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन के जो आंसर है इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, इसरो सेंटर एंड यूनिट्स इन इंडिया, ये चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, है ना। ये चीज़ आपको मैं क्वेश्चन पेपर का कटिंग था, तो वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसीलिए मैं उस पर अपना एकेडमी का सील साइन लगा दिया हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। जो आपको प्रश्न पूछा है वो देहरादून दिखाई दे रहा है। देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में है, ये नीचे लिखा है उत्तराखंड। तो देहरादून उत्तराखंड में आप लोगों को क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग मैप में देख लो। दूसरा जो बड़ा प्लेस है वो है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। स्पेस सैटेलाइट के अंदर बहुत से सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं, है ना, अर्धचालक युक्तियाँ हिंदी में बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ कहाँ है, पंजाब में। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चंडीगढ़ जो है ये सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के रूप में यहाँ पे काम होता है। उसके बाद फिर आपको देखने को मिल रहा है जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जो है इंडियन इसरो सेंटर्स एंड यूनिट्स के बारे में, जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद गुजरात कर्क रेखा में स्थित है। यहाँ पे जो हर जगह जो लोकेटेड है, ऑल ओवर मैप आपको जो देखने को मिलता है, इसके लोकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसके लोकेशंस को इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये ज्योग्राफी के हिसाब से इनके लोकेशन किए गए हैं, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पे क्यों खोला है, इतने पहाड़ में खोलने का क्या ज़रूरत है, तो ज्योग्राफी इसके लिए बहुत मैटर करता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कर्क रेखा गुजर रही है, यहाँ से आपको क्या बोलते हैं, जो 0 डिग्री इक्वेटर है उसके आसपास बहुत से सेंटर ऐसे ऐसे बनाए गए हैं। ठीक है ना, तो हर सेंटर, हर जो सैटेलाइट सेंटर है उसके अपने अपने स्पेसिफिक टारगेट और अपने अपने स्पेसिफिक काम है, तो उन सारे काम के हिसाब से इनको बनाया गया है। तो वापस चलते हैं अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में आपको देखने को मिलता है डेवलपमेंट एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन यूनिट, ठीक है ना, DECU, और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, SAC, स्पेस उपग्रह एप्लीकेशन अनुप्रयोग सेंटर केंद्र। ये आपको पूछता है बार बार, याद रखना।
फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है भोपाल मध्य प्रदेश। इट इज़ अ मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर। यहाँ पे 2 सेंटर हैं, MCF1 और MCF2। आपको ये दोनों ध्यान रखना है। मैं अपनी जो स्पेस वाली क्लास है वो मैं एक अलग से स्पेस का ना एक पूरा वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्लीज़ अपलोड वीडियो ऑन स्पेस, तो फिर मैं वो भी बना के पूरा डाल दूंगा। एक वीडियो में पूरा का पूरा स्पेस एक्सप्लेन कर दूंगा और जितने इस साल के स्पेस प्रोग्राम है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो आप लोगों के लिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से वो भी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन कब? जब मुझे कमेंट में मिलेगा तो, ठीक है ना, कमेंट में मिलेगा तो ही करूँगा, नहीं तो फिर नहीं करूँगा। क्योंकि मैं याद है कि पिछले वाले वीडियो में किसी ने कमेंट वमेंट किया था, तो मैं देखा था उस कमेंट को। वो एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मैं नहीं बताया हूँ, उसके बारे में कोई कमेंट के पे पूछा नहीं तो मैंने बताया भी नहीं। हालांकि उसमें जो कमेंट किया है जिस इंसान ने, कोई एस्पिरेंट बोल के कोई आईडी से किया था, तो उसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। आप उसके कमेंट में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है भोपाल मध्य प्रदेश में है। फिर बेंगलोर कर्नाटक, आपको पता है कि इसरो का जो सेंटर है वो वहीं पे है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो हेडक्वार्टर ये यहीं पे है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यहीं पे है। इसरो टेलीमेट्री यहीं पे है। ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ये यहीं पर है। लेबोरेटरी ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम ये भी यहीं पे है। और UR राव सैटेलाइट सेंटर यहीं पे है, URSC जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो ये डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है, चूँकि ये इसलिए बेंगलोर इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है UR राव सैटेलाइट सेंटर, ठीक है। URSC के बारे में एक बार पूछा था, यहाँ नहीं पूछा था, ये आपको IAS के एग्ज़ाम में इस चीज़ का क्वेश्चन आया था। फिर आप लोगों को देखने को मिलता है केरल के तिरुवनंतपुरम केरल का राजधानी है। वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट IISU, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम LPSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक LPSC लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर और दूसरा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई भी जब स्पेस प्रोग्राम तैयार होता है तो उसमें लगता है ईंधन, और ईंधन बनता है आप लोगों का इधर पे लिक्विड प्रोपोर्शन सिस्टम वाला जो सेंटर है उसके अंदर। तो यहाँ पे उसके रिसर्च होता है कि हम कौन से लिक्विड और कौन से जो प्रोपल्शन सिस्टम को यूज़ करेंगे, ठीक है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, आप जानते हैं कि विक्रम साराभाई हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं, तो ये उनके नाम से ये स्पेस सेंटर है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं राइट साइड में देख रहे हैं आप लोग हैदराबाद तेलंगाना में आप लोगों को नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है। नेशनल को हिंदी में बोलते हैं क्या? राष्ट्रीय। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है आप लोगों को इंडियन, भारतीय, और ये दिया है राष्ट्रीय। और ऑप्शन में आपको देखने को हमेशा हैदराबाद और देहरादून दोनों देखने को मिल ही जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो डाउट है ये क्लियर नहीं होता है। तो याद रखना, राष्ट्रीय कहाँ पे है? हैदराबाद में है, और भारतीय कहाँ पे है? देहरादून में है। राष्ट्रीय कैसे याद रखोगे? जो IPS का जो ट्रेनिंग सेंटर है, सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय जो पुलिस अकादमी है, वो कहाँ पे है भैया? हैदराबाद में। याद रख लेना, ठीक है ना। और वल्लभ भाई पटेल जी ने हैदराबाद को लास्ट में अंदर किया था अपने इंडिया के, तो इसको पूरा याद ही रखना कि कैसे ये चीज़ हुआ था। तो ये NRSC जो है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये आपके लिए हो गया यहाँ पे कंप्लीट, हैदराबाद में ये चीज़। फिर नेल्लोर आंध्र प्रदेश के अंदर आपको सतीश धवन स्पेस सेंटर दिखाई दे रहा है, जहाँ से आपको मोस्ट ऑफ द जो हमको फ्लाइट्स हैं वो निकलती हैं, है ना। फिर आपको महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, यहाँ से आपको मोस्ट ऑफ द जितने भी स्पेस एयरक्राफ्ट हैं उन सब के जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपको लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम से आपको लिक्विड के बारे में पूरा रिसर्च होता है, ये जाता है यहाँ पे जो प्रोपल्शन इंजीनियरिंग वाला जो डिपार्टमेंट है यहाँ, और यहाँ से सारी चीज़ें टेकअप होती हैं, ठीक। और जो सतीश धवन वाले यहाँ से हम मोस्ट ऑफ द जो अपनी चीज़ें हैं वो यहीं से स्पेस में लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको 15 अगस्त 1969 को बना था, इस डेटा में दिखाई दे रहा है। फिर ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है, ये भी दिखाई दे रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट्स द इंडियन स्पेस प्रोग्राम प्राइमरली थ्रू वेरियस सेंटर यूनिट्स विद इसरो, ठीक है ना। इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन से डिपार्टमेंट इसको डील करती है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वॉज सेटअप एंड इसरो वॉज ब्रॉट अंडर
DOS इन 1972। 1972 जो है उस समय पे इसरो को किसके अंतर्गत लाया गया? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भारत के प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करता है और किसी को नहीं करता है। ठीक है, ये आप लोगों को स्पेस सेंटर का एक यूनिट और दिखा दे रहा हूँ। ये भी मुझे गूगल में मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने उठा लिया। चंडीगढ़ में आपको बता चुका हूँ, उदयपुर में आपको सोलर ऑब्जर्वेटरी है। ये आपको जो अभी आदित्य जो L1 है, ये आदित्य L1 का जो ऑब्जर्वेशन सेंटर है वो इधर पे होगा। ठीक है ना। जोधपुर वेस्टर्न RRSSC, ये इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग रीजनल हमने रिमोट सेंसिंग सेंटर बना के रखे हैं। ठीक है ना। तो रिमोट सेंसिंग सेंटर हर जगह पे हैं और हर जगह पे काम आते हैं। तो ये आप लोगों को जितना भी ऑप्शन दिख रहा है, जितना भी ये मैप है, ये आप मैप प्रिंट आउट करा लेना, रख लेना। एप्लीकेशन के अंदर आपको इसको मैं फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, नहीं तो गूगल में फ्री में है भाई, मैं गूगल से डाउनलोड किया था इसको, तो गूगल में भी सर्च मार सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, जिसको हम स्किप करके आगे आ गए थे। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? एनर्जी से क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले पोर्शन का है ये। पिछले वाले उसमें मैंने आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वगैरह के बारे में बहुत सारा चीज़ बताया था। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, इंग्लिश में बोलते हैं कोल। ऑप्शन बी पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम ही होता है। ऑप्शन सी बायोमास, इंग्लिश में भी बायोमास। ऑप्शन सी मिट्टी का तेल, इंग्लिश में बोलते हैं कैरोसिन। और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? मतलब कौन सी चीज़ें वापस से रिन्यू की जा सकती हैं? क्या हम कोयला को वापस से रिन्यू कर सकते हैं? एक बार अभी हसदेव अरण्य अगर खुद गया तो क्या वापस से हसदेव को बचा पाना आसान है? ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है पेट्रोलियम पदार्थ, एक बार पेट्रोल जो निकाल लिए ज़मीन के अंदर से, फिर वापस से पेट्रोल हम बना पाएंगे क्या? तीसरा प्रश्न है बायोमास। बायोमास मतलब ये जो हमारे जो कूड़े करकट हैं, इन सब से जो हम एनर्जी बनाते हैं, क्या हम इनसे वापस एनर्जी बना सकते हैं क्या? चौथा है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल खुद इससे पेट्रोलियम पदार्थ वाले प्रोसेस से निकल के आता है ना। तो केरोसिन को क्या हम बार बार वापस रिपीट बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ऑप्शन बहुत इजी है, मतलब कि अगर हम टेक्निकली सोचें तो कोयला वापस से नहीं बना सकते, पेट्रोलियम वापस से नहीं बना सकते, मिट्टी का तेल वापस से नहीं बना सकते, लेकिन बायोमास डेली बेसिस पे हम बना सकते हैं। हमारे ये काऊ डंक है, मतलब गोबर है, इन सब से ये चीज़ जनरेट होता रहता है। ठीक है ना। तो बायोमास इसका सही आंसर होना चाहिए और यही इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बायोडायवर्सिटी एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2010 और ऑप्शन डी 2017। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन का आंसर बताइए, सॉरी क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर है 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। इसमें एक तीन त्रिस्तरीय संरचना की स्थापना हुई थी, है ना, परिकल्पना की गई थी ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें, है ना। तो 3 स्टेज में क्या क्या था? सबसे पहले था क्या? राष्ट्रीय, नेशनल, है ना। सेकंड में क्या था? स्टेट। और थर्ड में क्या था? जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो प्रबंधन समिति होती है, जो सीधे सीधे जंगल में ही होती है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़। तो बेसिकली हम इन दो के बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। अभी चूँकि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा सा डीप जाके पूछने का हो गया है, तो ये वाला पैटर्न में अगर आता है तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इसका तीसरा वो होता है, ये ध्यान रखना है। चूँकि हसदेव, जैसा मैंने बोला, हसदेव के कारण बहुत सी चीज़ें अभी लाइमलाइट में रहेंगी। तो ये जैव विविधता अधिनियम और जितने भी बायोडाइवर्सिटी के जितने प्लेसेस हैं, तो इसमें जो इंस्टिक्ट हो रहे हैं, जो मतलब कि लुप्त हो रहे हैं, उन सारे जीवों के बारे में आप लोगों को अध्ययन करना है और उसके बारे में ध्यान रखना है। बायोडाइवर्सिटी इस बार के पेपर का अच्छा टॉपिक हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? माइक्रोबैक्टीरियल फर्टिलाइजर इज। ऑप्शन ए बैसिलस थुरिंजिएसिस जो भी है। ऑप्शन बी बैसिलस सबटाइलिस। ऑप्शन सी बैसिलस
पोलिमिक्सा, ऑप्शन डी बैसिलस ब्रेविस और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ तो मुझे इसमें समझ आ गई कि बैसिलस जो क्या है वो बैक्टीरिया का एक जाति है। जैसे हम क्या है, ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन क्या है, अपनी एक जाति है ना, हम इंसान हैं। अब ये बैसिलस कीटनाशकों की जो सूक्ष्म जीवी है उनकी जाति है। अब इसमें से कौन सा सूक्ष्म जीवी है जो कीटनाशक है, कौन सा एक कीटनाशक है? तो इसका आंसर है बैसिलस थुरिंजेंसिस। विचित्र सा नाम है, खैर जो भी हो वो तो कीड़ा ही है, उसका नाम क्या ही रखें, ठीक है ना। तो इसका आंसर है ये, अगर रिपीट हो गया तो फिर इसका सेम टू सेम आंसर होगा, और बाकी सारे जो हैं ये सब आंसर नहीं है भाई, ऐसा कोई जीव ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा प्यारा क्वेश्चन, बेकिंग सोडा क्या है? पिछले वाले स्लाइड में, पिछले वाले जो वीडियो सीरीज़ है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा बेकिंग सोडा क्या है। तो इसका ऑप्शन है Na2CO3, ऑप्शन बी है NaHCO3.6CH2O, ऑप्शन सी है NaHCO3, ऑप्शन डी है NaCO3.10H2O, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। बेकिंग सोडा को आप लोग क्या बोलते हैं? और एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे मैंने इसको लिख के रखा था, देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? मैं आपको पिछले वाले उसमें बताया था कि इसको दोनों तरीके से याद रखना, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है क्या? NaHCO3। कितने लोग सही किए हैं? डाउट है ना। दूसरा ऑप्शन है इसका धावन सोडा, दूसरा एक जो मिलता है हमको देखने को वो मिलता है धावन सोडा। धावन सोडा को इंग्लिश में एक और नाम क्या चलता है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हिंदी वालों के लिए भाई, है ना। और इंग्लिश में भी इसका नाम पूछता है तो इंग्लिश में याद रखना क्या बोलते हैं जी? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? तो धावन सोडा है। बेकिंग सोडा का प्रचलित नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना। बेकिंग करने कौन आती है? बाई आती है, ये ऐसे बोल के ध्यान रख लेना, ठीक है। तो जो धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा चारों ऑप्शन में से? सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। लोगों को दिखेगा ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, तो नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ Na2 है। ध्यान रखेंगे, इसको मैं 4 बार मिलाया हूँ तब जाके मैं इस आंसर को लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं थोड़ा डाउट में था कि NaCO3 होता है लेकिन Na2CO3 होता है। ये हमारी जो टेक्स्ट बुक है उससे लिया गया है, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है भाई। तो ये टेक्स्ट बुक में ये चल रहा है, अगर आप लोगों के नॉलेज में ये है जो कि बहुत सारी गूगल की साइट्स में है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉलो गूगल फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस इज़ इन योर टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10th, सो यू कैन यूज़ एंड यू कैन इन्जॉय दिस, ठीक है ना। तो ये हो गया Na2CO3.10H2O जो धावन सोडा का फॉर्मूला है, गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। भू स्थिर को एक और नाम बोलते हैं तुल्यकारी उपग्रह हिंदी वाले, और इंग्लिश में बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। घूमता है, ऑप्शन ए किसी भी ऊंचाई पर, रैंसमवेयर, ठीक है ना, कहीं पे भी घूम रहा है। ऑप्शन बी स्थिर ऊंचाई पर, एकदम स्थिर ऊंचाई पर। ऑप्शन सी ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर, पोल के ऊपर। ऑप्शन डी ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, जो कितना ऊपर जाएगा ये ऊंचाई उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, द्रव्यमान मतलब मास, है ना। और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब जो स्थिर है, तो स्थिर है तो वो स्थिर ऊंचाई पर ही होगा ना, ये तो अपने शब्द से ही स्पष्ट समझ आ रहा है कि स्थिर ऊंचाई पर होगा। ये स्थिर ऊंचाई कितनी होती है? ये स्थिर ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर एक कक्ष है, जिस कक्ष में, जिसको हम बोलते हैं क्या? जियो स्टेशनरी कक्ष। और इसी जगह पे ये 36,000 किलोमीटर हाइट पे आपको जो सैटेलाइट घूमता है उस सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऐसा अगर 3 सैटेलाइट इस्टेब्लिश करें, 3 सैटेलाइट इस्टेब्लिश करें हम लोग,
तो पूरी पृथ्वी को ईजिली कवर किया जा सकता है। पूरी पृथ्वी को क्या कर सकते हैं हम, कवर कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया को कवर करने के लिए जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसमें कितना वो करना पड़ेगा, कितना सैटेलाइट लगाना पड़ेगा, केवल 3 ठोक। ठीक है ना। तो ये फिर से एक बार स्पेस का क्वेश्चन है, तो स्पेस वाला अगर कमेंट आएगा तो हम बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम है, लाइट वेट कॉम्बैट फ्लाइट, फाइटर प्लेन की बात हो रही भाई, फाइटर प्लेन है ये, है ना। तो ऑप्शन ए है ब्रह्मोस, ऑप्शन बी है एस्ट्रा, ऑप्शन सी है चेतक, ऑप्शन डी है तेजस और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। ब्रह्मोस, एस्ट्रा, चेतक, तेजस और इनमें से कोई नहीं, बताइए। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइट वेट कॉम्बैट फाइटर प्लेन जो होते हैं वो हम जो हमारा एयरपोर्ट वाला जो है, हमारे जो वायुसेना वाले हैं वो यूज़ करते हैं, है ना, एयरफोर्स वाले। तो अभी अभी हमने एक नाम सुना था कुछ साल पहले, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2014-15 के दौरान में इस चीज़ की घोषणा की थी कि हम हिंदुस्तान के लिए सबसे सस्ता वाला क्या बनाएंगे, लड़ाकू विमान बनाएंगे। और इसी HAL ने एक लड़ाकू विमान बनाया जिसका नाम है तेजस। ठीक है, तो तेजस कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है। ऑप्शन है, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन बी, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन डी, इसकी चाल घट जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन डी, इसकी चाल घट जाती है तथा यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऐसा वाला एक आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा, इसको बोले डेंस मीडियम। सघन मतलब डेंस और विरल मतलब रेयर। जब लाइट डेंस से रेयर में जा रही है तो क्या हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है और वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है मतलब लाइट यहाँ से आई और इधर चिपक के चली। ये पहला केस। दूसरे केस में बोल रहा है कि चाल बढ़ जाती है, इधर स्पीड अप है और अभिलंब से दूर हट जाती है ना। तो पहला केस में क्या बोल रहा है कि ये इधर चली गई, ये केस 1 है। केस 2 में क्या बोल रहा है, चाल बढ़ जाती है और ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये केस 2 है, चाल बढ़ के। ऑप्शन सी बोल रहा है चाल घट जाती है मतलब थोड़ा सा चला और ये अभिलंब से दूर हट जाती है मतलब यहाँ तक, ठीक है ना, ये ऑप्शन 3 है। और चाल घट जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये है ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे बोल रहा है। तो आप बताइए कि क्या होता है, एक लाइट डेंस से जाके डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जब जाती है तो क्या होता है, इसके चाल में क्या फ़र्क पड़ता है और दूसरा इसकी दिशा में क्या फ़र्क पड़ता है। तो डेंस से जब रेयर में जाएगा तो सीधी सी बात है, आपको क्लास में जब बैठा के रखते हैं तो आप लोग एकदम छटपटाते रहते हैं, लेकिन क्लास से जैसे ही बाहर जाते हैं एकदम छिदिर बिदिर हो जाते हैं, स्पीड से बाहर निकलते हैं। क्लास में एकदम कोच कोच से भरे रहते हो, है ना, एकदम चिपक चिपक के बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही क्लास छूटा सब तितिर बितिर। मतलब क्या हुआ, डेंस मीडियम में अपना क्या होता है जी, चाल जो डेंस से जब विरल में जाते हैं मतलब टीचर जैसे ही क्लास से बाहर गए क्या होता है, चाल क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है। और अब कुछ ही जैसे लोग होते हैं जो टीचर के साइड जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग चल भैया प्राण छूटिस जान देला, हम चले अपन रास्ता, अभिलंब से दूर हट जाते हैं, टीचर से दूर हो जाते हैं। तो जब डेंस से रेयर में आते हैं तो लाइट का भी सेम इफेक्ट होता है कि इसका चाल बढ़ जाता है, दूसरा ये अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है ना, समझ आया। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है जी, अगला क्वेश्चन है
किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या अंतर है? जनित्र को इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर। ऑप्शन ए है एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जबकि डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। ऑप्शन बी एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है, मतलब स्फेरिकल होता है वलय, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, डायनेमो ऐसा कुछ, दिक् परिवर्तक कुछ और बोलते हैं, है ना। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है और एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। ऑप्शन डी में है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है वो है एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं और डीसी जनित्र में क्या होता है, दिक् परिवर्तक होता है। सर्पी वलय और दिक् परिवर्तक ये दोनों होते हैं। एसी जो डीसी में जो एसी जनरेटर होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो एसी जनरेटर होता है वो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, छोटा सा एक आंसर देख लो, एक्सप्लेनेशन देख लो यहाँ पे। एसी जनरेटर क्या करता है, जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत एनर्जी में। और डीसी जनरेटर क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत शक्ति में परिवर्तित करता है। यांत्रिक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है ना। ये चीज़ हो गया। रुक जाओ, इसको रिपीट करते हैं। एसी जनरेटर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जो कि एसी ही होता है, और डीसी जनरेटर डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो डीसी काइनेटिक एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है। दोनों सेम चीज़ करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और एसी के अंदर, एसी जो जनरेटर होता है उसके अंदर क्या होता है, एसी मतलब यहाँ पर अल्टरनेट करंट है भाई, एसी नहीं होगा ना, ये अल्टरनेट करंट है, मैं ये चीज़ तो बताना भूल गया। अल्टरनेट करंट है ये, और ये डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट, ये आपका करंट वाले टॉपिक से है, कोई इधर उधर ना चले जाए एसी और डीसी क्या चल रहा है बोल के, है ना। तो एसी और डीसी का ये चीज़ है। एसी के अंदर आप लोगों को याद होना चाहिए कि दिक् परिवर्तक नहीं होता। दिक् परिवर्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जिस दिन याद आएगा उस दिन बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है ना। और एसी जनरेटर में क्या होता है, सर्पी वलय होता है, ये चीज़ तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। ये आपको जो इलेक्ट्रिक वाला टॉपिक है उसके अंदर मिलेगा, तो वहाँ जब पढ़े होंगे, पिछले वाले में भी मैंने आपको इलेक्ट्रिक टॉपिक पढ़ने बोला था, वहाँ पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल सही बनाए होंगे। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है, पीएच मान है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9, ठीक है। अम्लीय विलयन बोल रहा है, अम्लीय, अम्ल मतलब एसिडिक, विलयन मतलब सॉल्यूशन, है ना। एसिडिक सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू किस में संभव है, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होगा, लेस देन 7, राइट। एसिडिक सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 7 होता है। 7 तो न्यूट्रल होता है और ग्रेटर देन 7 क्या होता है, बेस होता है ना। ये एसिडिक सॉल्यूशन, ये न्यूट्रल, उदासीन बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बेस, है ना। तो इसको बेसिक सॉल्यूशन ले लो। क्षारीय विलयन, ये अम्लीय विलयन, और ये न्यूट्रल उदासीन विलयन। तो जो अम्लीय विलयन है उसका 7 से कम होना, तो 7 से कम किस में है, ये तो 7 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए ही एकमात्र इसका आंसर है। वाह, मैं तो होशियार हूँ, मैंने कितनी आसानी से बना लिया। आई होप आप लोग भी बना लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए ये इसके साथ हमारा ये आज का क्वेश्चन आंसर सेशन समाप्त होता है, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में अगले साल की PYQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट मेरे साइड से, कंटिन्यू तैयारी करते रहो और लगे रहो। चलो बाय।